नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बताता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 29 जुलाई 2004 और जन्म का समय रात्रि 11:50। जन्म स्थान हिंगोली है, महाराष्ट्र। जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। यह अधिक श्रावण मास में इन्होंने जन्म लिया गुरुवार के दिन और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को इनका जन्म हुआ है, यानी चंद्रमा की स्थिति यहां पर अच्छी मानी जाएगी। क्षत्रिय वर्ण के हैं परंतु मनुष्य गण के हैं। प्रिय दर्शकों, एक जानकारी समझिए, अगर जातक ब्राह्मण वर्ण का हो और ऐसी स्थिति में वो देवगण का हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। जातक वैश्य वर्ण का हो और मनुष्य गण का हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु क्षत्रिय वर्ण का है तो राक्षस गण का हो तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्षत्रिय वर्ण जो है ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, तो मनुष्य गण में वो ऊर्जा विद्यमान नहीं होती जितनी ऊर्जा राक्षस गण में होती है। तो अगर ये क्षत्रिय वर्ण के साथ मनुष्य गण के हैं वो ज्यादा बेहतर होता कि अगर ये राक्षस गण के होते। आगे हम बढ़ते हैं और इनकी राशि धनु है, ये अग्नि तत्वीय राशि है और देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। वर्तमान समय में इनकी कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है और उसमें बुध का अंतर प्रारंभ हुआ है इसी 21 अक्टूबर 2025 से। आइए इनकी जन्म कुंडली की ओर लेकर के मैं आपको चलता हूं। इनका जो लग्न है ये मेष लग्न के है। लग्न के स्वामी कौन है? मंगल नीच राशि में जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। जरा चतुर्थ भाव पर नजर डालिए तो ये दोनों के दोनों अग्नि तत्वीय ग्रह हैं, सूर्य और मंगल। किसी भी जन्म कुंडली में, स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की, सूर्य और मंगल ये ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम अग्नि तत्वीय ग्रह कहते हैं। क्योंकि इनका जन्म कितने बजे हुआ है? तो रात्रि 11:50 पर हुआ है। सीधी सी बात है कि जन्म कुंडली के दशम में सूर्य का होना इस बात की सूचना है कि सूर्य सर्वाधिक बली हैं। दोपहर के समय में जातक का जन्म हुआ है और जन्म कुंडली के चतुर्थ में सूर्य का होना, मंगल का होना, ये दोनों के दोनों दिग्बल से विहीन और अग्नि तत्वीय ग्रह थोड़ी कमजोर स्थिति हो गई। अब लग्नेश जाकर के कहां पर बैठे हैं? नीच राशि में। अब यहां पर 4 नंबर लिखा है, इसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। जाकर के कुंडली के नवम भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्यपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बुध गुरु की युति है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भावगत यानी अपने ही घर में बैठे चंद्रमा पर है। हालांकि यहां पर गौर करिए तो इस चंद्रमा पर राहु की 5वीं और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। और वहीं इनकी कुंडली के द्वितीय भाव में आपको शुक्र दिखाई पड़ रहे होंगे 28 अंश 58 कला के साथ। बाल अवस्था के शुक्र, हालांकि षडबल में बेहद बलवान ये शुक्र हैं। हालांकि नवमांश में वो नीच के हो रहे हैं, परंतु फिर भी षडबल में सबसे पावरफुल ग्रह इनकी कुंडली में जो ग्रह है वो शुक्र ही है। प्रिय दर्शकों, इन्होंने अपने बारे में बहुत सी बातें बताई है। वर्तमान में पहले तो मैं बता दूं कि इनको ढैया चल रही है। इनका कहना है कि तन मन धन सबसे मैं दुखी हूं। इनका कहना है कि घर में माता पिता के पास धन की कोई कमी नहीं, परंतु मैं किसी भी चीज का सुख नहीं भोग पाता। मैं मन से इतना दुखी हूं कि ऐसा लगता है कि मैं पागल हो गया हूं या हो जाऊंगा। और इनके प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। मैं पहले कुछ बातें इनके लग्न के बारे में बताना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न, अभी बीते दिनों एक कार्यक्रम मैंने बनाया था जहां मैंने अग्नि तत्व की चर्चा की थी। बहुत कम व्यूज उस वीडियो के लिए आए, लेकिन जरा इस कुंडली को देखिए, वो बहुत गंभीर विषय था। आमतौर पर मैं गंभीर विषय ही बनाता हूं, अगर ज्योतिष में जिनकी रुचि हो उसी के लिए मेरा चैनल है। मैंने बताया था अग्नि तत्व की कमी हो तो क्या होता है। इस कुंडली को आपने देखकर समझ लिया होगा यहां अग्नि तत्व की कितनी कमी है। सूर्य मंगल कमजोर पड़ रहे हैं।
अब यहां पर गौर करें तो मैंने 3 राशियों की भी चर्चा की थी, मेष की, सिंह की और धनु की। ये तीनों अग्नि तत्वीय राशियां हैं। गौर करिए तो धनु राशि जो कि अग्नि तत्वीय राशि, यहां पर चंद्रमा बैठे हैं, जल तत्वीय ग्रह बैठे हैं, राहु भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाले। ये जरूर है कि पंचम में गुरु और बुध बैठे हैं, लेकिन पंचमपति स्वयं यहां कमजोर पड़ जा रहे हैं, तो वहां बल ही नहीं आ रहा, तो अग्नि तत्वीय राशियां कमजोर। अब मैंने 4 भाव की भी चर्चा की थी, उपचय भाव की। जन्म कुंडली का तीसरा भाव, जन्म कुंडली का छठा, 10वां और 11वां। 10वां 11वां आपको खाली दिखाई पड़ रहा है, छठवां भी खाली है, केवल तीसरे में एक शनिदेव बैठे हैं। ये अच्छी स्थिति है, शनिदेव कुंडली के तीसरे में अच्छे माने जाते हैं। तो आपको जरा इस कुंडली को समझना होगा। अभी बीते कुछ दिनों पूर्व मैंने अग्नि तत्वीय एक वीडियो बनाया था, अग्नि तत्व की, जहां मैंने चर्चा की थी। अब आप देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण, ये कुंडली आपके सम्मुख पड़ा हुआ है। ये तीनों के तीनों उपचय भाव इनके खाली हैं। जो बचा एक तीसरा भाव, उसमें जरूर शनिदेव बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन शनिदेव की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है। अब आते हैं इनकी कुंडली के जरा सामान्य विश्लेषण की ओर। मेष लग्न, जिसका स्वामी कौन है? तो मंगल। और कैसा है वो मंगल? तो वो मंगल नीच का होकर के कुंडली में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ ही स्थित है। ये दोनों के दोनों ग्रह ऊर्जा, उत्साह, जीवन के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण के एक तरह से कारक, ये कमजोर हैं। फलतः जातक के अंदर जो ऊर्जा होनी चाहिए, उस ऊर्जा का या तो उपयोग नहीं होगा, या उस ऊर्जा का वो सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, या यूं कहिए कि ऊर्जा विहीन महसूस करेगा। एक कमाल की बात है, नोट कर लीजिए, जन्म कुंडली में जब मंगल बलवान होते हैं तो जातक क्रोधी होता है, जल्दबाज होता है। लेकिन जन्म कुंडली में जब मंगल कमजोर या नीच इत्यादि स्थिति में हो, हालांकि यहां गौर करिए, अगर कई लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या मंगल का नीचत्व तो भंग नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चंद्रमा कुंडली में त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो मंगल का नीचत्व तो भंग हो जाएगा। लेकिन क्या इससे मंगल बली हो जाएगा? जवाब है ना, इससे मंगल बली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मंगल दिग्बल से विहीन है। फलतः जातक का जो ऊर्जा है वो उसी को जलाने लगती है, उसी को खाने लगती है। फलतः अपने उस क्रोध, क्या है? क्रोध हमारी ऊर्जा है। अब जातक अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल तो करेगा नहीं, और ऊर्जा क्षीण हो रही है। फलतः जातक गुस्से में रहेगा, तनाव में रहेगा, भीतर ही भीतर जो निराशा है उसके अंदर घर कर जाएगी, और वो निराशा उसी को तोड़ेगी। मन में अनावश्यक विचारों की आंधी लगातार चलती रहेगी, जिससे जातक जीवन में कहीं शांति नहीं पा पाएगा। और ऊपर से अगर आप गौर करें तो धनु राशि अग्नि तत्वीय राशि में बैठा वो चंद्रमा इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, लेकिन केमद्रुम उसका भंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस पर शनि और राहु दोनों पापक ग्रह की दृष्टि भी है। तो अकेले गुरु की दृष्टि से भी केमद्रुम भंग नहीं होगा। यह स्थिति क्या दर्शाती है? कि एक मानसिक अशांति, उतार चढ़ाव, अज्ञात भय जातक के जीवन काल में सदैव रहेगा। भविष्य को लेकर के जातक चिंतित रहेगा। अभी बीते दिनों एक सूत्र मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में चंद्र राहु की युति हो तो जातक वर्तमान में नहीं जी पाता है, तो भूत में रहता है या भविष्य को सोचता है। इनकी कुंडली में राहु से कोई संबंध चंद्रमा का ऐसा है कि दृष्टि वाला है, युति वाला तो नहीं है, परंतु शनि राहु दोनों की दृष्टि के चलते भी जातक मानसिक रूप से दुखी रहेगा। अब यहां पर गौर करिए, जन्म कुंडली का चौथा भाव यह परिवार का भाव होता है, और जन्म कुंडली का दूसरा भाव ये कुटुंब का। वहां पर शुक्र बैठे हैं अच्छी स्थिति में, परंतु अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर राहु और शनि ने इनके शुक्र को पाप कर्तरी योग में डाल दिया है। अब इनका कहना है कि मेरे घर परिवार में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं उसमें भी बहुत सुखी नहीं हूं। जो मुझे मिल रहा है, मुझे वो सुख भी महसूस नहीं हो रहा है। इसके बात को लेकर के भी इनका मन अस्थिर भटक रहा है। एक हो के भी कोई संतोष नहीं, या यूं कहिए कि उसका इस्तेमाल नहीं। प्रिय दर्शकों, इनको वर्तमान समय में सूर्य की महादशा में इसी 21 अक्टूबर 2025 से बुध का अंतर प्रारंभ हुआ है। सूर्य कौन है? तो सूर्य व्यक्ति का आत्मसम्मान है, सूर्य पहचान है, सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य आत्मविश्वास का कारक है। सूर्य इनकी कुंडली के चौथे भाव में मंगल के साथ यहां बेहद कमजोर, एक तरह से गृह कलह की स्थिति उत्पन्न कर देता है। मैंने कई अपने कार्यक्रमों में इस बात की चर्चा की है आपके सम्मुख कि जन्म कुंडली का चौथा और सातवां दो ऐसे भाव हैं जो बेहद नाजुक भाव हैं, और यहां पर ग्रह न हो यह भी ठीक नहीं है, परंतु पापक ग्रह इत्यादि नहीं होने चाहिए। इनकी दोनों ही स्थितियों में वैसा ही है। यहां पर यह नाजुक स्थिति उत्पन्न हो जाता है, जहां सुख शांति जातक को महसूस ही नहीं होता। अब देखा जाए तो सूर्य बुध का संबंध इस कुंडली में द्विद्वादश का है। एक मन में विचार में उथल पुथल, और इधर शनि की ढैया भी है। तो ये जातक कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर उलझ रहा होगा, मानसिक रूप से परेशान होगा, मानसिक दबाव चरम पर होगा। ये सब बातें इन्होंने अपने बारे में लिखी थी, जिसका मैं जवाब दे रहा था। अब इनके कुछ प्रश्न है, जरा उसको सुनिए। इनका पहला प्रश्न है, मुझे पुरुषार्थी बनने का उपाय बताइए, क्योंकि मैं बातें बड़ी बड़ी करता हूं लेकिन उसको प्रयत्न नहीं कर पाता हूं। मतलब मैं बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेता हूं, लेकिन उन बातों को उपयोग में नहीं ला पाता। देखिए, सबसे बड़ी आपकी चुनौती क्या है? ऊर्जा,
मन और ऊर्जा का जो सामंजस्य है वो नहीं हो पा रहा है। आपका लग्न ऊर्जा वाला लग्न है, सर्वाधिक ऊर्जा वाला लग्न है, परंतु उपचय भाव का खाली होना, अग्नि तत्व का कमजोर पड़ना। प्रारंभ में ही मैंने बताया था कि क्षत्रिय वर्ण तो है पर मनुष्य गण, तो एक महत्वाकांक्षा भी है, मन में चाहत भी है, इसलिए तो आप अपने बारे में ऐसी बातें खुल के कह रहे हैं, परंतु उसका आप इस्तेमाल नहीं। पहले तो एक काम करिए, आप अपने जीवन में एक नियमित नियम बनाइए। मैं दावा करता हूं आपके साथ एक कमी होगी, भले आप लिखे हो, मैंने पढ़ा, अभी आगे पढ़ता हूं तो पता चलेगा। आप कोई भी काम कुछ दिन करने के बाद छोड़ देंगे, यही अग्नि तत्व की कमी की सबसे बड़ी समस्या है। आप कुछ संकल्प लेंगे, लेकिन वो संकल्प अडिग वाला नहीं होगा, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन से खत्म। तो पहला एक संकल्प लीजिए कि चाहे जो हो जाए मुझे सूर्योदय से पहले उठना है, एक। नंबर 2, दूसरा एक संकल्प लीजिए, मुझे सूर्य की आराधना, सूर्य को अर्घ्य देना है, और साथ ही साथ घर के आसपास किसी एक मंदिर में नित्य जाना है, चाहे जो हो जाए। इससे एक इच्छा शक्ति, याद रखिएगा, यह अग्नि तत्व को जागृत करने का सबसे सरल तरीका है। जिसकी कुंडली में अग्नि तत्व कमजोर पड़ रहा हो वो ये मूल मंत्र अपनाए, क्या, एक नियम बनाए और उस नियम का पालन करे। अग्नि तत्व की को जागृत करने का सबसे सरलतम उपाय है। तो इससे आपके आत्मविश्वास में जागृति उत्पन्न होगी। कोई एक मंदिर चुन लीजिए, मेरी सलाह है कि आप हनुमान जी का कोई मंदिर चुन लीजिए, उनमें जाकर दर्शन करिए, इससे पुरुषार्थ में आपके वृद्धि होगी। जो आपने प्रश्न पूछा है ना कि मैं पुरुषार्थी बनना चाहता हूं, ये उसका सबसे अच्छा उपाय है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। मेरे जीवन में धन की स्थिति कैसी होगी, मुझे ऐसा कुछ पार्ट टाइम काम बताइए जिससे उसे करके मैं पढ़ाई के साथ खुद का खर्च निकाल सकूं। आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो कर्म भाव जो है, इसके स्वामी शनिदेव जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठे, ये बहुत अच्छा संबंध है। और मैं मान के चलता हूं कि जन्म कुंडली में दशमेश का जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में होना, वो लाभेश भी बनते हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति है आपकी कुंडली में, आप बिल्कुल धन अर्जित कर सकते हैं। और फिर ऊपर से शुक्र जो कि षडबल में सबसे पावरफुल है, मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में 28 कला जाकर के कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, धन की स्थिति को सुधारने के लिए करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं शुक्र मजबूत है और आपका आत्मनिर्भर होना बहुत अच्छी बात है, यह भी आपके अग्नि तत्व को जागृत कर रहा है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपका शुक्र बहुत अच्छा है। आप ऑनलाइन टीचिंग कुछ कर लीजिए, ऑनलाइन कोई ब्लॉगिंग इत्यादि शुरू करिए। आजकल यूट्यूब एक ऐसा जगह है, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक ऐसा क्षेत्र है जहां से आप घर बैठे ही पैसा कमा सकते हैं। और कई बार आप जब मान लिया जाए भीड़ के सामने न बोल पाते हो, कैमरे के सामने बोलने का प्रयत्न करिए। आपने तो कहा तो कि मैं बातें बड़ी बड़ी करता हूं, चलिए यही कर लीजिए, बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं ना, तो वही कर लीजिए। एक कमाल की बात आपको बताता हूं, जिनके खुद के भीतर मोटिवेशन की कमी हो, आजकल वो लोग भी मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि वो दूसरों को मोटिवेट करते करते खुद, भले दूसरे हो चाहे ना हो, खुद मोटिवेट तो जरूर हो जा रहे हैं। तो कोई भी आपने बताया कि आप सिविल के विद्यार्थी हैं, तो आप अपने इंजीनियरिंग के फील्ड से ही जुड़े कोई चैनल, ब्लॉग इत्यादि बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए ऐसा, या कोई ट्यूशन इत्यादि कर लीजिए, खर्च इससे निकल लगेगा। शुक्र अच्छा है तो YouTube आपके लिए बहुत अच्छा मार्ग है, इससे आप अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। और मैं देख रहा हूं कि सूर्य में बुध का अंतर चल रहा है, बुध वाणी का कारक है, बात बेचने वाला काम शुरू करिए, तुरंत आप पैसा अर्न करने लगेंगे। तुरंत मतलब थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। मुझे त्वचा, हड्डी, नस से संबंधित समस्या है, अंडरवेट भी हूं, वजन भी नहीं बढ़ रहा, क्या मुझे कोई गंभीर रोग होने की संभावना तो नहीं है? आयु की स्थिति कैसी है? अष्टम भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के, वैसे तो चतुर्थ में बैठा है, नीच राशि में है, परंतु शनिदेव 8वें से 8वां 25 अंश के साथ है, मृत अवस्था में पुनर्वसु नक्षत्र देवगुरु के नक्षत्र में बैठे हुए, ठीक है। आयु जितनी है भगवान की कृपा से सब ठीक है, उसके लिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। रही बात स्वास्थ्य की, तो त्वचा, नस, हड्डी से संबंधित जो समस्या, आपने अंडरवेट होने की जो बात कही है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं शनिदेव, मंगल, सूर्य सब जिम्मेदार हैं। लग्नेश का कमजोर होना, निचस्थ होना, मंगल जो कि खून के कारक हैं, शनिदेव जो नसों की परेशानियों को प्रदर्शित करते हैं, सूर्य हड्डियों के परेशानियों को, सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो तो हड्डियां कमजोर होती हैं, कैल्शियम की कमी जातक के अंदर होने लगती है, तो ये प्रभावित होता है। कोई बात नहीं है, गंभीर जैसा कोई रोग नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि मैं आपको कहूंगा कि कोई गंभीर रोग है। खान पान ठीक रखिए, दिनचर्या अपनी ठीक रखिए, घर के आसपास कोई पीपल का पौधा देखिए और उसके नीचे तिल तेल का दिया हर शनिवार के दिन शाम को जलाइए जाकर के, और कैल्शियम युक्त चीजों का खाना शुरू करिए ताकि शरीर के अंदर सूर्य का बल बढ़े। तांबे के पात्र से नियमित पानी जो पीजिए, तांबे के ग्लास से ही पीजिए,
इससे भी आपको फायदा मिलेगा। अपनी आदतों को सुधारिए। अंडरवेट है, थोड़ा सा कोई आसपास कोई जिम हो तो उसको ज्वाइन करिए जाकर के। इससे भी कई बार क्या होता है कि कई बार जब आप अंडरवेट होते हैं तो आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाता है, तो आप ये करके देखिए, इससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। क्या कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं? सरकारी नौकरी के लिए किस क्षेत्र में प्रयास करना उचित होगा? देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। दशमपति जाकर के कुंडली के तीसरे में बैठे हैं तो मृत अवस्था में, लेकिन तीसरे में बैठे हैं, एक उम्मीद इनसे बनती है। और चंद्रमा जो कि कुंडली में, इस कुंडली के सुखेश होकर के जाकर के कुंडली के 9वें भाव में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर के बैठे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। मैं इसको आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा मानता हूं। तो देखिए, उच्च प्रशासनिक नौकरी के लिए कोई बहुत शुभ योग तो नहीं है, परंतु शनिदेव कुंडली के 9वें भाव को देख रहे हैं और कर्मेश बनकर के तीसरे भाव में बैठे हैं। अगर पुरुषार्थ जमकर किया जाए, जो कि अभी तो उम्मीद नहीं है आपसे, सूर्य की दशा भी चल रही है आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे सरकारी नौकरी के योग नहीं है, परंतु सूर्य की दशा भी चल रही है और शनिदेव तीसरे भाव में कर्मेश बनकर के बैठे हैं। तो आपका ये जो इंजीनियरिंग का ही विभाग होता है, पीडब्ल्यूडी वाला, सिविल इंजीनियरिंग वाला, जिसकी आप पढ़ाई किए हुए हैं, या नगर पालिका, जल संसाधन इत्यादि वाले जो विभाग हैं, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, इसमें आप नौकरी के लिए प्रयास करके देखिए। अगर बात बन सकती हो तो अवश्य बननी चाहिए। धैर्य रखना होगा। सफलता के लिए आपको संघर्ष तो थोड़ा करना ही करना है, क्योंकि अगर आपकी चंद्र कुंडली का निर्माण करेंगे तो शनिदेव आपके सप्तम भाव में हो जाएंगे। सप्तमस्थ शनिदेव की दृष्टि लग्न पर होगी, कोई काम कभी वक्त पर होने ही नहीं देते हैं। और रही बात कि आपने अगला जो प्रश्न मुझसे पूछा है कि क्या मुझे व्यापार करना चाहिए, कौन सा व्यापार मेरे लिए लाभदायक रहेगा, किस क्षेत्र में व्यापार करना उचित होगा? बुरा मत मानिए, चूंकि आपका मन कहीं स्थिर नहीं है, तो आपको लगता है ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कुछ भी हो जाए। करने को आप व्यापार भी कर सकते हैं। व्यापार का अगर आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो तो बुध को के लिए, व्यापार के लिए बुध को देखा जाता है। बुध आपकी कुंडली के पंचम में जाकर के बैठे हैं। चंद्रमा पीड़ित हैं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट टर्म तो नहीं, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सीखें तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह तो दूंगा। दूसरा, शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में थोड़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है, तो शुक्र के अनुसार अगर देखा जाए तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह से संबंधित कोई चीजें या इनसे संबंधित परामर्श, किसी तरह की कंसल्टेंसी, और तो और छोड़िए, कुछ और नहीं तो ज्योतिषी आप अगर अच्छे से सीख लें। मैंने एक कार्यक्रम में कई बार बताया हुआ है कि जन्म कुंडली के लग्न, द्वितीय और द्वादश, जन्म कुंडली के द्वादश लग्न और द्वितीय में यदि शुक्र हो तो जातक की ज्योतिष में रुचि भी होती है और जातक ज्योतिष सीख भी सकता है। तो आप जरूर सीखिए। परंतु आपकी कुंडली की समस्या क्या है कि लग्न में जो राहु बैठे हैं, ये मन को भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका एक ही काम है, मन को भ्रमित करना आपके, और वो कर रहे हैं, जम के कर रहे हैं। अब आपका मन कहीं किसी एक जगह पर टिका नहीं है। आपको लगता है ये नहीं तो ये, अब इनके सवाल में है ये बात, तो ये पता चल जाएगा कि ये नहीं तो ये, कुछ और नहीं तो कुछ और, कुछ तो हो जाए। देखिए, इनका एक प्रश्न देखिए, इन्होंने प्रश्न लिखा है कि क्या मेरी कुंडली में राजनीति में जाने का योग है? भाई, सब आप ही नहीं कर लेंगे। मैं आपको एक कमाल की बात बता दूं कि मैं हामी भर दूंगा, राजनीति के लिए भी हामी भर दूंगा, ना नहीं कहूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु कुंडली के पंचम में बैठे हैं, तो वो भी 24 अंश के 31 कला के साथ, लगभग 13 कला के साथ, लगभग मृत अवस्था में है। लेकिन ठीक है, मैं क्या कहूं। अच्छा, एक और प्रश्न उन्होंने पूछा कि क्या मैं स्वयं के पुरुषार्थ से घर, गाड़ी, जमीन ले पाऊंगा? इस प्रश्न को मैं जवाब गंभीरता से समझाना चाहता हूं। देखिए, मैं मजाक नहीं आपका उड़ा रहा, मेहनत तो आपको करना होगा, बिना मेहनत के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन एक अच्छी बात है, जन्म कुंडली में चौथे भाव का स्वामी यदि कुंडली के नवम अथवा एकादश में बैठे तो ये षडाष्टक योग है, अपने ही घर से षडाष्टक योग। लेकिन ज्योतिष शास्त्र इसको राजयोग कहता है। जन्म कुंडली में चतुर्थेश कुंडली के नवम अथवा एकादश में हो तो जातक बहुवचन में घर, गाड़ी इत्यादि कर लेता है। तो जिस घर, गाड़ी का प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये बिल्कुल आप अपने पुरुषार्थ से कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मंगल भले नीच के होकर के बैठे हैं, कुंडली के चतुर्थ में लग्नेश हैं, और वो सूर्य के साथ जो कि इस कुंडली में पंचमेश होकर के जाकर के कुंडली के चतुर्थ में बैठे हैं, ये अच्छी स्थिति है। इस मामले में सूर्य की अच्छी स्थिति मानी जाएगी। स्वभूमि, भवन, वाहन का सुख आप हासिल करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। आप बिल्कुल कर लेंगे, एकदम कर लेंगे, उसके लिए दिमाग में कोई संशय मत लाइए। और राजनीति वाली बात जहां तक आ रही है, देखिए, तीसरे का शनि है, लग्न का राहु है। अगर आप राक्षस गण के होते, अग्नि तत्व का यहां की जागृति यहां होती, तो मैं कहता 100% आप राजनीति के लिए बने हैं। पूछे क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, कुंडली के पंचम में आपके बुध हैं, देव गुरु बृहस्पति के साथ बैठकर के रुद्र योग का निर्माण कर रहे हैं। अब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे शनिदेव बहुत जबरदस्त स्थिति उत्पन्न करते हैं। लग्न का राहु आपको तेज तरार दिमाग वाला बनाता है। दूसरे का शुक्र अच्छा बुलवा देता है, अच्छा बोल करके लोगों को आप अपने अंडर कर सकते हैं। तो ये चीजें अच्छी हैं आपकी कुंडली में, बहुत अच्छी हैं, परंतु वही वो जो तत्व है वो बहुत वीक है।
तत्व बहुत वीक है। एक सवाल फिर खड़ा होता है कि क्या मेरे अंदर जो तत्व आप बार बार तत्व कर रहे हैं ये वीक है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? नहीं, उसका भी जवाब सुनिए। आपका लग्न अग्नि तत्वीय है और आपकी राशि भी अग्नि तत्वीय है, दोनों के दोनों अग्नि तत्व हैं। आपको जागृत करना होगा। अगर आप कर लें, संघर्ष होगा, परेशानी होगी, नियम बनाना होगा जीवन में और नियम से चलना होगा। मैं दावा करता हूं बिल्कुल हो जाएगी जिंदगी आपकी बेहतर, बहुत अच्छी हो जाएगी। गौर करिए तो मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य की दशा, सूर्य की दशा के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद आपकी कुंडली में राहु आएंगे। राहु की दशा आएगी तो विचारणीय होगा क्योंकि राहु की दशा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अभी मंगल तक की दशा तो आपके पक्ष में है। तो ऐसे तो मैं कहते जाऊं कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, नहीं। दो बातें हैं, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने पहले तो पढ़ाई आप पूरी करिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, आप ऑनलाइन कोई काम शुरू कर दीजिए, कोई कंसल्टेंसी इत्यादि देना या कुछ भी ऐसा कोई काम, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागृत हो। जो आपके अंदर बिल्कुल नहीं है वो पहले लाया जाए। वो अगर एक बार आ जाए, और वेट बढ़ाने के लिए कुछ करिए, वेट बढ़ाने के लिए आप जिम वगैरह जाइए और कुछ करिए, कसरत वगैरह करिए ताकि आपका शरीर ठीक हो। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार कम उम्र में बाल झड़ जाना, यह व्यक्ति को का जो है कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। कई बार छोटी उम्र में बड़ी उम्र हो रही हो लेकिन लगता नहीं है व्यक्ति। कई बार ऐसा देखने में लगता है कि उम्र बड़ी हो रही है पर लगता छोटा है, तो भी व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है। तो आप अपना वेट ठीक करिए। कई बार वेट के चलते भी व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत डाउन हो जाता है, तो आप अपना वो ठीक कर लीजिए, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। अंत में इन्होंने कुछ दो बातें और भी लिखी हैं कि मुझे 2-3 माह से रोज कुत्ते का कान फड़फड़ाना या कुत्ते का दांतों से अंग चबाना दिख रहा है। यह दिन में कम से कम 10-12 बार दिखता है। बिल्ली भी बार बार रास्ता काट देती है। क्या यह कोई अशुभ संकेत है? हाँ, है तो जरूर, यह अशुभ संकेत है। लेकिन आपने जितनी बातें अपने बारे में कही है, क्या इससे अधिक कोई अशुभ हो सकता है? 2004 के जन्मे हैं आप, ठीक है, अभी एकदम से बूढ़े नहीं हो गए हैं, अभी आपके पास टाइम है। 2004 का जन्म है तो अभी टाइम है आपके पास। लेकिन अभी तक आपकी बातों से एक बात तो तय हुआ ना कि कोई एक दिशा नहीं मिल पाई है आपको। तो आपके जीवन का सबसे बुरा दौर तो यही चल रहा है। ये जो भी आपके को अशुभ संकेत मिल रहे हैं, वो अशुभ संकेत कोई दूसरा काम थोड़ी कराएंगे, वो तो घटनाएं घटित हो रही हैं। उम्र के इस पड़ाव तक पहुंच आया एक युवा, वो अभी तक भ्रमित है कि उसको आखिर जाना किस पथ पर है, किस ओर जाना है। तो क्या ये हम ना मान के चले कि यही बुरा दौर है? यही बुरा दौर है, कोई दूसरा बुरा दौर नहीं हो सकता, यही बुरा दौर है। और इन चीजों पर बहुत अभी समय मत लगाइए, इन चीजों पर दिमाग मत लगाइए। एक बात अभी दो दिन पहले मैंने एक शॉर्ट में डाला था कि बुध अगर कमजोर हो, आपकी कुंडली में बुध बहुत कमजोर तो वैसे नहीं है नौमांश में, बल्कि स्वराशि का है, लेकिन ये बुध भी आपकी कुंडली में पंचम में, यहां शनि की तीसरी दृष्टि और राहु की 5वीं दृष्टि से दृष्ट, यहां गुरु बुध भी हैं। यह भी जातक को बहुत ज्यादा ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इनसे संबंधित चीजों को देखने के लिए भी बाधित उत्साहित कर देता है और देख करके डराता भी है। वही आपके साथ हो रहा होगा। इस चीज को दिमाग से निकालिए और एक आत्मविश्वास लाइए। मैं कुछ बातें आपको बताता हूं, वो करिए। पहला, एक बढ़िया जो है तांबे का कड़ा बनवा करके हाथ में डालिए, लगभग 50 से 100 ग्राम का तांबा। इसके अलावा तांबे के ग्लास से पानी पीना शुरू करिए। भुवन भास्कर को तांबे के पात्र से अर्घ्य देना शुरू करिए। शनिवार के दिन सायंकाल एक तिल तेल का दिया पीपल पेड़ के नीचे जलाना शुरू करिए। और गुरुवार के दिन और रविवार के दिन व्रत करिए। हालांकि आपकी कुंडली शरीर में वजन ही नहीं, तो मैं व्रत भी करवा करके मुश्किल में ही आपको डालूंगा, तो होता जरूरी तो है क्योंकि कम से कम गुरुवार का व्रत तो आपको कराना होगा। तो गुरुवार का व्रत करिए और रविवार के दिन नमक का त्याग करिए, ये आपके लिए जरूरी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार के दिन करिए। और जैसा मैंने कहा है, घर के आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर चुनिए और वहां नित्य जाकर के दर्शन करिए। संकल्प लीजिए कि मुझे सूर्योदय से पहले उठना है। तो ये इतना काम आपको करना होगा। इतना करने से आपकी पहले तो एक बार दिनचर्या सेट हो जानी चाहिए। एक बार जीवन में अग्नि तत्व को जागृत करना, और अग्नि तत्व का अर्थ है उत्साह, अग्नि तत्व का अर्थ है आत्मविश्वास, अग्नि तत्व का अर्थ है हमारी प्रतिज्ञा। तो एक प्रतिज्ञा करके एक बार जब जीवन में आप अपने आप को लेकर के चलेंगे, अवश्य जिंदगी आपकी रास्ते पर आएगी, सही दिशा आपको मिलेगा और जीवन में जो सफलता आपको चाहिए वो भी मिलेगा। तो ये सब कुछ जो आपको मैंने कहा वो करिए। और एक पीपल का पौधा अपने हाथों किसी भी गुरुवार के दिन, या गुरु पुष्य योग आए तो जरूर लगाइएगा, गुरु पंचम में है आपकी कुंडली में, तो पीपल का पौधा लगा करके उसकी सेवा करिए। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा के प्रकाश में 10 से 15 मिनट तक बैठिए और चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दीजिए। प्रत्येक सोमवार को दूध, जल और काले तिल के मिश्रण से शिव जी का अभिषेक करिए। और कभी मौका मिले तो केमद्रुम और विष की शांति भी करवा लीजिएगा। तो ये सारे उपाय जो आपको मैंने बताए हैं करिए और आपकी जिंदगी को ठीक करिए। प्रिय दर्शकों,
इनकी कुंडली को लेकर के अगर आपके मन में कोई पॉइंट ऐसा है जो उत्पन्न हो रहा है जो मैंने नहीं देखा हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये विषय भी इनको बताना चाहिए, तो आपका कमेंट में स्वागत है। मेरे दर्शकों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं, आप लिखिए ताकि ये पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।